यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वन शॉट वीडियो जो कि है वर्क एनर्जी क्लास 9 साइंस। तो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वर्क डन। दैट इज फिजिक्स में वर्क डन किसके इक्वल होता है, यानी अगर हम बात करें वर्क डन किसके इक्वल होता है फिजिक्स में, तो वर्क तभी होगा जब दो चीजें होंगी, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। फर्स्ट है, यहां पर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है देयर शुड बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। और दूसरा है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, यानी इस पे जब फोर्स अप्लाई होगी तो ये थोड़ा सा आगे मूव ऑन हो जाएगा, तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड एस, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगा। सो देयर आर टू कंडीशंस फॉर वर्क डन, टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर वर्क डन। फर्स्ट है यहाँ पर देयर शुड बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगनी चाहिए। और सेकंड है यहाँ पे द ऑब्जेक्ट शुड देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट, देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट, देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो हम क्या बोलेंगे, वर्क इज डन, वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो अब अगर बात करें फॉर्मूले की यहां पर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। सो वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये प्रोडक्ट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू एस। ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। और आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऑल्दो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क डन यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद आते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट होगा जूल। SI यूनिट विल बी जूल। तो ये पूरा टॉपिक था आपका वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू एस। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, सो पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा। अब मान लो कि आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी, और मान लो मैंने इसको फोर्स अप्लाई करी और ऑब्जेक्ट भी आगे चला गया, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। यानी यहां पर आपने फोर्स अप्लाई करी और जो ऑब्जेक्ट मूव हुआ है ये भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, तो ऐसे केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। और एक फॉर्मूला और होता है जो हायर क्लासेस में यूज होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल होता है कॉस थीटा, एक एंगल होता है थीटा। तो एक फॉर्मूला और होता है वर्क का, दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, दैट इज FS कॉस थीटा। सो एक फॉर्मूला और होता है, ये भी कई स्कूल्स में कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। यहां पर एंगल हो गया 0 डिग्री और cos 0 डिग्री। अब ये cos थीटा क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आएगा क्लास 10 साइंस में, बट अगर कई स्कूल्स में करवा रहे हैं तो हम वैल्यूज याद रख सकते हैं। cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ गया, F इंटू एस इंटू cos 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा F इंटू एस। सो व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। अगला है नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल पता होना चाहिए और डेफिनेशन। नेगेटिव वर्क डन मींस अगर आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जैसे अगर ये कोई भी लेट्स से कार है, कार आगे मूव कर रही है बट फ्रिक्शनल फोर्स इस पे जो फोर्स लगा रही है वो बैकवर्ड लगा रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, बट फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही है, तो उसे बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो क्या केस बनेगा, यानी फोर्स यहां पर है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन। और आप देख सकते हो यहां पर एंगल क्या बना, एंगल बना 180 डिग्री। यहां पर जो दोनों के बीच में एंगल बना वो कितना आएगा, 180 डिग्री। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू FS cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री होता है -1, तो हमारे पास बना FS -1, आंसर विल बी -FS, यानी नेगेटिव वर्क डन में आंसर होगा -FS। थर्ड है हमारे पास जीरो वर्क डन। सो जीरो वर्क डन क्या होगा, अब मान लो फोर्स अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही, तो उस केस में हो जाएगा जीरो वर्क डन। और एक कंडीशन और भी होती है, मान लो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये एंगल आ रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 डिग्री हमारे पास होता है 0। फॉर्मूले में पुट करेंगे W इज इक्वल टू FS cos 90 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 0।
यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, उस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो। और किस केस में जीरो वर्क डन हो सकता है, अगर मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी एक वैल्यू जीरो है, मान लो इस फॉर्मूले में कोई भी एक वैल्यू जीरो है, लेट से डिस्प्लेसमेंट हो रही है बट फोर्स जीरो है, या फिर फोर्स अप्लाई हो रही है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इन दोनों में से नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वर्क का, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर जीरो है तो भी वर्क डन कितना आएगा, जीरो। तो ये थे आपके पास तीन टाइप्स ऑफ वर्क डन। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं एनर्जी पे। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। सो व्हाट इज एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है वो एनर्जी होती है। तो हम लिखते हैं यहां पर कैपेसिटी टू डू द वर्क, कैपेसिटी टू डू द वर्क इज एनर्जी। अब एनर्जी हमें पढ़नी है दो टाइप्स की, फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी और सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट आते हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग में। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर मोशन की वजह से, उसके मोशन की वजह से, उसकी वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी आती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक फुटबॉल मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, एक कार मूव कर रही है तो मींस इट हैज काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज द एनर्जी possessed by an object, energy possessed by an object due to its motion, energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। एक ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वी इज द वेलोसिटी। अब हम यहां पर फटाफट एक डेरिवेशन डेराइव करेंगे, डेराइव एन एक्सप्रेशन। इसको डेराइव कैसे करना है वो आपके कोर्स में है और वो जरूर आता है एग्जाम में, उसको करके देखते हैं। यस, अब स्टार्ट करते हैं यहां पर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि हम एक डायग्राम में देख रहे हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, और फोर्स अप्लाई होने से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी। और पहले ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, हम इनिशियली मान के चल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई, और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट अगर हो गई तो क्या बोलेंगे, वर्क डन हो गया। और इस वर्क डन होने से उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई, पहले वेलोसिटी u थी और अब वेलोसिटी v है। तो कितना वर्क डन होगा यहाँ पर, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया है ये डेफिनेशन के डेरिवेशन के स्टार्टिंग में आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर लिखते हैं वर्क डन। कितना वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर, W इज इक्वल टू F इंटू एस। अब हमने क्या करना है, F की वैल्यू निकालनी है और S की वैल्यू निकालनी है। तो F की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और S की वैल्यू निकाल लेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां लिखते हैं यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पर हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू ma, और सिमिलरली यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे पास आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू एस। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने f की वैल्यू निकाल ली, हमने s की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे और हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहां पर, अब हम लिखते हैं इसको पुट द वैल्यूज of f and s in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यहां पर पुट करके देखते हैं। w इज इक्वल टू f की जगह पे कितना हो गया, f की जगह पे आ गया ma इंटू, और क्या आ जाएगा s की जगह पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, a से a कैंसिल, और हमारे पास रिजल्ट आ गया हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी वर्क डन का एक फॉर्मूला आ गया। अब ये हमने तब लिया था जब एक ऑब्जेक्ट u से स्टार्ट हो रहा था,
यानी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी, तब ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। यानी वर्क डन करने से उसमें वर्क डन करने से वो मूव करने लग गया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब हमें क्या करना है, हम एज्यूम कर लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, अगर रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, तो उसमें कितना वर्क डन होगा। तो हम लिखते हैं यहां पर इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सो उस केस में u कितना हो जाएगा 0, तो वर्क डन कितना आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस 0, सो वर्क डन कितना आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो u कितना हो जाएगा 0 उस केस में वर्क डन कितना आ गया हाफ m v स्क्वायर। यानी जितना भी हमने फोर्स लगा के वर्क डन किया उसकी वजह से एक उसमें एनर्जी आ जाएगी और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होगा हाफ m v स्क्वायर। तो लास्ट में हम यहां पे लिख सकते हैं दिस वर्क डन will be equal to kinetic energy. This work done will be equal to kinetic energy. तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया kinetic energy is equal to half mv square. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन यानी u is equal to 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में हम जितना भी वर्क डन करेंगे उसको मूव कराने के लिए, तो वो सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे वर्क डन से उसमें एक एनर्जी आ जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। आई होप ये डेरिवेशन आपको बहुत इजीली क्लियर हो गई। तो ये पूरी डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी की, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं साथ साथ। और इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यस, नेक्स्ट आते हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या उसकी शेप चेंज हो रही है तो उस केस में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है उस टाइम पे, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है और मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से उसमें एक पोटेंशियल आ जाएगी, उसमें एक एनर्जी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में यहां तक ले जा रहा हूं, तो इसके जब ये यहां से यहां तक पहुंच गया तो इसके पास एक एनर्जी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यहां पर लिख लेते हैं, इट इज द एनर्जी possessed by an object, it is the energy possessed by an object due to change in its position, or change in shape, एक ऑब्जेक्ट में उसके शेप चेंज होने की वजह से और उसकी पोजीशन शेप चेंज होने की वजह से, चेंज इन शेप और चेंज इन पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट करेंगे यहां पर एक डेरिवेशन, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर हम मानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अब स्टार्ट करते हैं यहां पर डेरिवेशन, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर है और इसको मैंने अब इस हाइट पे रेस कर दिया है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में मैंने इसको इस एक हाइट पे उठा के रख दिया है, तो यहां पर जो एनर्जी आ जाएगी उसे क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्ट करते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट which is raised to a height of h above the ground। तो इसको मैंने एक हाइट पे रख दिया है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने एक हाइट पे रख दिया है और इस ऑब्जेक्ट का मास है m। तो यहां से यहां तक रखने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये वर्क डन क्या होगा वर्क डन W is equal to force into displacement। ये वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ये हाइट है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू h, बट कितनी फोर्स लगाएं, अब देखो इस ऑब्जेक्ट का एक वेट होगा और वेट भी क्या होता है, वेट इज अ फोर्स। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन, तो मैंने कितनी फोर्स लगाऊं जिससे ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच जाए। मेरी फोर्स कम से कम इसके या तो वेट के इक्वल होनी चाहिए या फिर इसके वेट से ज्यादा होनी चाहिए, यानी द मिनिमम फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लिखते हैं यहां पर
the force required to lift the object, the force required to lift the object upwards will be equal to the weight of the object, will be equal to the weight of the object। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए वो उसके वेट के इक्वल होगी। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यानी द फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वेट कितना है यहां पर mg, वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर mg। तो हमारे पास अब वर्क डन क्या हुआ यहां पर, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, फोर्स की जगह पे क्या हो जाएगा mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है h। तो हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क डन w कितना हो गया mgh। हमारे पास वर्क डन कितना आ गया mgh। और ये जितना भी हमने वर्क डन किया है अब इसके पास एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जितना भी हमने यहां से यहां तक वर्क डन किया है वो एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के पास, और वो एनर्जी कितनी होगी mgh, वो होगी हमारे पास mgh। तो लिखते हैं यहां पे दिस वर्क डन will get stored in the object in the form of potential energy. So potential energy will be mgh. So यहां पर फाइनली एक्सप्रेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से मेरे पास यहां पे दिया हुआ है इन अ सेल, फर्स्ट पार्ट है इन अ सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। सो केमिकल एनर्जी जब उस सेल को हम सर्किट में लगाते हैं तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पर जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूं अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, ये क्वेश्चन है। लेट से आता है अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। सो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले है बैटरी। बैटरी के अंदर क्या होता है, सेल, और सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। तो यहां हम लिखते हैं केमिकल एनर्जी, यहां आ जाएगा केमिकल एनर्जी, और उसके बाद क्या होगा यहां पर, केमिकल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के बाद आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये बल्ब को क्या कर रही है, लाइट कर रही है, यानी एक बैटरी क्या कर रही है, बल्ब को लाइट कर रही है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां पर और बल्ब से हीट भी निकलती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एंड लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी। तो देखा आपने, इस तरह हमने ये देख रहे हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थर्ड एग्जांपल लेके देखता हूं यहां पर। लेट्स से एक थर्ड एग्जांपल है इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में क्या होगा, जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट से नीचे आ रहा है तो हाइट पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। और जैसे जैसे वो नीचे आना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो देखा आपने, इस तरह हमने तीनों एग्जांपल के थ्रू क्या देख लिया कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यही टॉपिक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी में एक एग्जांपल और है जो हम समझ सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ पेंडुलम। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो ये जो बॉब है यहां पर अपनी मीन पोजीशन पे है, ये इसकी मीन पोजीशन है। और अगर यहां बात करें ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, सेम यहां पर ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहां पर क्या होगा,
जैसे ही मैं इसको एक हाइट पे ले गया, जैसे ही मैं इसको एक हाइट पे ले गया, तो यहां पर कौन सी एनर्जी आएगी, यहां पर आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैंने यहां से रिलीज कर दिया, जैसे ही इस पॉइंट से इसको छोड़ देंगे और ये नीचे की तरफ आएगा, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे जैसे वो यहां से यहां आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। अब जैसे ही वो यहां से ऊपर जाएगा, जैसे ही यहां से ऊपर जाएगा, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी, बट उसकी हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर जब ऐसे जा रहा है, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप देख रहे हैं ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ बॉब इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म, यानी कभी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में और कभी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। सो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। तो ये था आपका टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पावर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर। नाउ पावर क्या होता है, एनर्जी तो हमने पढ़ लिया, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, बट पावर होता है यहां पर रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कौन कितना वर्क कितने टाइम में कर रहा है, तो उसे कहते हैं पावर। सो पावर इज, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम ऑल्सो, क्योंकि वर्क इक्वल है एनर्जी के, तो वर्क अपॉन टाइम, पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। एसआई यूनिट अगर बात करें यहां पर, एसआई यूनिट, तो पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा यहां पर, एसआई यूनिट इज वॉट, एसआई यूनिट इज वॉट। अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स आ जाएगा यहां पर, अदर यूनिट्स में किलोवाट, अदर यूनिट्स में आ जाएगा हमारे पास किलोवाट, एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट में होंगे 1000 वॉट। और अगर हमें निकालना है एवरेज पावर, अगर हमें कैलकुलेट करना है एवरेज पावर, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे एक एनसीईआरटी में स्टेयरकेस वाला क्वेश्चन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो अगर कोई भी हाइट वाला क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू पावर, तो हाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट्स से एक क्वेश्चन है कि एक स्टेयरकेस वाला क्वेश्चन है ऐसे, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, लाइक उसमें हाइट की वजह से हम वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन हम कर रहे हैं बट उसमें हाइट इन्वॉल्व हो रही है, तो उस केस में वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहां पर, उसके नॉर्मल फॉर्मूला होता है पावर का वर्क अपॉन टाइम, बट अगर ऐसा कोई भी हाइट वाला क्वेश्चन आता है, तो अगर पावर के कंसेप्ट में कोई भी हाइट वाला क्वेश्चन आएगा, तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर mgh, वर्क इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के, और टाइम सेम रहेगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh अपॉन टाइम। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन में यूज होगा, पावर इज इक्वल टू mgh अपॉन टाइम। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने देख लिया कि पावर कैसे निकालते हैं। अब लास्ट आता है यहां पर हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, और स्पेसिफिकली कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर भी सबके साथ करना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एनर्जी, और एनर्जी हमने पहले ही कर लिया था, बट यहां पर हम दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक टॉपिक आएगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। नॉर्मली एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। जैसे पावर होता है, पावर क्या होता है यहां पर, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सो यहां से हमने फॉर्मूला निकाल लिया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और अगर बात करें एसआई यूनिट की, अगर बात करें एसआई यूनिट की, तो ये हो जाएगा जूल। जो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। बट हमने टॉपिक करना है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर हमें एक हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं हमारे घर में, तो इसीलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर में अगर आपको आंसर निकालना है तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला यहां पर सेम रहेगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो ध्यान क्या रखना है हमें कि पावर का जो यूनिट है वो किलोवाट में हो जाएगा, पावर का जो यूनिट है वो किलोवाट में हो जाएगा, और टाइम को जो यूनिट है वो आर में लेंगे, और तभी हमारा आंसर आएगा किलोवाट आवर में।
बस एक ही बात का ध्यान रखना है, पावर जो भी दी होगी वॉट में दी होगी तो उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट में आ जाएगा, पावर आ जाएगा किलोवाट में, पावर निकालना है किलोवाट में, टाइम निकालना है आर में, तो एनर्जी आ जाएगा किलोवाट आर में। और कभी कभार आपसे पूछते हैं कि आंसर किलोवाट आर में ना निकाल के यूनिट्स में निकाल के दो, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी किलोवाट होंगे 1 किलोवाट आर विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। लेट से आपका आंसर आ गया 20 किलोवाट आर, तो जितने किलोवाट आर हैं उतने ही यूनिट्स होंगे। और फाइनली एक लास्ट कंसेप्ट, अगर किलोवाट आर को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो उसका एक रिलेशन होता है 1 किलोवाट आर विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यानी अगर किलोवाट आर में आपका आंसर आ गया और लास्ट में आपसे पूछेंगे जूल्स में कन्वर्ट करके दो, तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो मेरा आंसर आ गया 20 किलोवाट आर और मुझे जूल्स में कन्वर्ट करना है, सो 20 किलोवाट आर को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल से। तो ये था आपका पूरा चैप्टर वर्क एनर्जी का। मुझे ऐसा लगता है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में। आप बस यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि आपको ये समझ आया या नहीं आया, और वीडियो को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और किस चैप्टर का आपको वन शॉट चाहिए वो आप जरूर बताना। वीडियो को सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।